नमस्कार। आज तारीख है 16 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज हमारे सामने कई बहुत दिलचस्प मुद्दे हैं। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे तमिलनाडु से, जहां चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी नकद योजना ने कह सकते हैं कि कल्याण और चुनावी रणनीति के बीच की बहस को फिर से हवा दे दी है। फिर हम अमेरिका चलेंगे, वहां एक पुराने फैसले को पलटने की कोशिश हो रही है और इसका असर शायद पूरी दुनिया की गाड़ियों पर पड़ सकता है। और भारत लौटकर एक बहुत ही अनोखे प्रस्ताव पर बात करेंगे। क्या भारत को आईएएस और आईपीएस की तरह एक भारतीय वैज्ञानिक सेवा की जरूरत है? साथ ही भारत और यूएई के बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं वो अब तेल से कहीं आगे एआई तक पहुंच गए हैं, इस पर भी बात होगी। और जब एआई की बात हो ही रही है तो ये भी समझेंगे कि पूरे एशिया में इस तकनीक पर भरोसा बनाने के लिए एक साझा रूल बुक, एक ढांचा क्यों जरूरी है। और अंत में भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो मौत की सजा को लेकर कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तमिलनाडु। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने कलईनार मगलीर उरिमाई थिट्टम योजना के तहत मतलब करोड़ों महिलाओं के खातों में सीधे पैसे भेज दिए। जी, सीधे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। ये अचानक क्यों हुआ? देखिए, ये योजना असल में नई नहीं है। सितंबर 2023 से चल रही है और उसमें जो भी पात्र महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 1,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ जो हुआ है वो दिलचस्प है। सरकार ने फरवरी, मार्च और अप्रैल मतलब 3 महीनों की किस्त एक साथ दे दी ओके। और उसके ऊपर 2,000 रुपए की एक नई ग्रीष्मकालीन सहायता भी जोड़ दी। तो ऐसे कुल 5,000 रुपए हो गए। अच्छा, तो मतलब एडवांस पेमेंट और साथ में एक बोनस भी। लेकिन चुनाव से ऐन पहले ऐसा करने के पीछे सरकार का तर्क क्या? ये तो मतलब साफ साफ वोटरों को लुभाने जैसा लगता है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का यही कहना है कि उन्हें आशंका थी कि एक बार आदर्श आचार संहिता लागू हो गई तो चुनाव आयोग शायद इस योजना पर रोक लगा सकता है। हम्म। और यहाँ ये जानना जरूरी है कि चुनाव आयोग का जो रिकॉर्ड है ऐसे मामलों में वो बहुत मिला जुला रहा है। मिला जुला मतलब कभी हाँ कभी ना। 2025 के बिहार चुनाव को ही देख लीजिए। वहां जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए थे और चुनाव आयोग ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ 2004 में तमिलनाडु में ही किसानों के लिए एक नकद योजना और 2011 में मुफ्त टीवी बांटने पर ईसीआई ने रोक लगा दी थी। तो एक रूपता की कमी तो साफ दिखती है। तो ये तो एक बहुत ही धुंधली सी रेखा है कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी रेवड़ियों के बीच। इस एक कदम से सरकारी खजाने पर असर कितना पड़ा? असर बहुत बड़ा पड़ा। इस पूरी कवायद में 6,550 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। बाप रे। और इसमें से जो 2,620 करोड़ रुपए की ग्रीष्मकालीन सहायता थी वो तो बजट में कहीं थी ही नहीं। मतलब एक तरह से ये अनियोजित खर्च था। और यही असली सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सच में महिला सशक्तिकरण है या फिर चुनावी जीत के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल। बिल्कुल। तो एक तरफ भारत में ये बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में शासन का एक पुराना फैसला पलटा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अहम पर्यावरण नियम को रद्द कर दिया है। ये एंडेंजरमेंट फाइंडिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब था कि सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पे ये माना कि ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि सीधे सीधे इंसानों की सेहत के लिए खतरनाक प्रदूषक हैं। अच्छा, एक कानूनी घोषणा। जी, ये सिर्फ एक साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं थी, ये एक लीगल डिक्लेरेशन थी। और इसकी नींव रखी गई थी 2007 के एक बहुत मशहूर सुप्रीम कोर्ट केस मैसाचुसेट्स बनाम ईपीए में। उसी केस में कोर्ट ने कहा था कि ग्रीन हाउस गैसें वायु प्रदूषक की परिभाषा में आती हैं। तो इस एक फैसले ने असल में बदला क्या था जमीन पे? इसने सब कुछ बदल दिया। इसी फाइंडिंग के आधार पर अमेरिका में पहली बार कारों और ट्रकों से निकलने वाले धुएं के लिए आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानक तय किए गए। पहली बार? जी, पहली बार। इसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूर कर दिया कि वे हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज पर पैसा लगाएं। आज हम जो टेस्ला जैसी कंपनियों का दबदबा देखते हैं उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी फैसले में हैं। ये तो हैरान करने वाली बात है। तो क्या अब इस फैसले को रद्द करने का मतलब ये है कि हम फिर से सड़कों पर बड़ी बड़ी ज्यादा पेट्रोल पीने वाली गैस गजलर गाड़ियां देखेंगे? मतलब क्या एक व्यक्ति का फैसला पूरी इंडस्ट्री को 20 साल पीछे ले जा सकता है?
इसकी संभावना लगभग 0 है। अच्छा। आज दुनिया की जो पूरी ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बेहतर बैटरी और उत्सर्जन कंट्रोल टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी तरह ढल चुकी है। इस चेन में चीन एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सही बात है। ऐसे में किसी एक देश, भले ही वो अमेरिका हो, के नियम बदलने से पूरी इंडस्ट्री के लिए यू टर्न लेना नामुमकिन है। तो मतलब ट्रम्प चाहे भी तो जहाज को वापस नहीं मोड़ सकते क्योंकि जहाज बंदरगाह से बहुत दूर निकल चुका है। बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कदम प्रगति की राह में एक यू टर्न नहीं, बल्कि बस एक स्पीड बम जैसा है। जहाज का कप्तान बदल सकता है, पर समंदर का रुख नहीं। ठीक है, तो हमने बात की कि कैसे अमेरिका में एक पुराना वैज्ञानिकी कानूनी फैसला नीति को दिशा दे रहा था। अब भारत लौटते हैं, जहां नीति निर्माण में विज्ञान को और गहराई से जोड़ने का एक नया आइडिया आया है। हम सब आईएएस, आईपीएस के बारे में जानते हैं, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिक सेवा यानी इंडियन साइंटिफिक सर्विस बनाने का प्रस्ताव है। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत एक बहुत ही बुनियादी विरोधाभास से पैदा होती है। जरा सोचिए, भारत में एक सरकारी वैज्ञानिक उन्हीं नियमों से बंधा है जो एक क्लर्क या प्रशासक के लिए बने हैं। यानी केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964। जी, और ये नियम अनुशासन और सरकार के प्रति तटस्थता पर जोर देते हैं। और इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि विज्ञान का मूल स्वभाव ही सवाल उठाना है। एक वैज्ञानिक का काम ही सबूतों के आधार पर मौजूदा धारणाओं को चुनौती देना है, भले ही वो सरकार की किसी नीति के खिलाफ ही क्यों न हो। तो मौजूदा नियम वैज्ञानिकों को ऐसा करने से एक तरह से रोकते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी विशेषज्ञता का पूरा फायदा नीति निर्माण में हो ही नहीं पाता। एक मिनट, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अगर हम वैज्ञानिकों का एक अलग कैडर बना देंगे, तो क्या इससे आईएएस और वैज्ञानिकों के बीच एक और टर्फ वॉर या टकराव की स्थिति नहीं बन जाएगी? यह एक बहुत वाजिब चिंता है, और इसीलिए प्रस्ताव में ये साफ है कि आईएएस का उद्देश्य प्रशासकों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक सलाह देकर उनके काम को मजबूत करना है। अच्छा। सोचिए, एक बड़ा बांध बनाने का फैसला हो रहा है। एक आईएएस अधिकारी जमीन और बजट देखेगा। बिल्कुल। लेकिन उस बांध का पर्यावरण पर क्या असर होगा, ये बताने के लिए एक इकोलॉजिस्ट की स्वतंत्र और बेबाक राय कितनी जरूरी है। आईएएस का काम सरकार के लिए एक स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार जैसा होगा। तो हमने बात की कि भारत अपने गवर्नेंस में वैज्ञानिक विशेषज्ञता कैसे ला सकता है। अब देखते हैं कि बाहरी दुनिया में, खासकर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, भारत कैसे नए संबंध बना रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूएई के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी। अरे वाह, ये तो कमाल के आंकड़े हैं। दोनों देशों ने 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा था। लेकिन ये लक्ष्य 2025 में ही, यानी 5 साल पहले ही पूरा हो गया। 5 साल पहले? जी, और अब 2032 के लिए $200 अरब का और भी बड़ा लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़े तो बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन क्या ये साझेदारी सिर्फ तेल खरीदने और बेचने तक ही सीमित है, या अब इसका स्वरूप बदल रहा है? स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। अब ये साझेदारी तेल से बहुत आगे निकल गई है। पिछले साल ही गैर तेल व्यापार, मतलब नॉन ऑयल ट्रेड, वो 20% बढ़कर $65 अरब तक पहुंच गया। अब जोर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी पर है। लेकिन क्या इस साझेदारी में भारत एक जूनियर पार्टनर की भूमिका में तो नहीं है? मेरा मतलब, यूएई के पास पूंजी है और भारत एक बड़ा बाजार है। क्या ये संबंध बराबरी का है? ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पर देखें तो ये साझेदारी अब दो तरफा हो गई है। एक तरफ यूएई की डीपी वर्ल्ड भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में अतिरिक्त $5 अरब लगा रही है, तो दूसरी तरफ भारत की रिलायंस अबू धाबी में $2 अरब से ज्यादा का निवेश कर रही है। अच्छा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो यूपीएससी के लिहाज से भी जरूरी है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी एडीआई भारत के गिफ्ट सिटी में अपना बेस बनाने वाला पहला सॉवरेन वेल्थ फंड बन गया है। ये दिखाता है कि दोनों तरफ से भरोसा और निवेश दोनों बढ़ रहे हैं। और आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था। भारत यूएई बातचीत में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र आया, और हमारा अगला लेख इसी से जुड़ा है कि पूरे एशिया में एआई पर भरोसा कैसे बनाया जाए। एआई तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही एक डर भी है। ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बिना भरोसे के दुनिया का सबसे बेहतरीन एआई सिस्टम भी समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सही बात है। समस्या ये है कि एआई का इकोसिस्टम तो ग्लोबल है,
लेकिन इसे चलाने के नियम हर देश अपने अपने हिसाब से बना रहा है। दक्षिण कोरिया चिप्स पर ध्यान दे रहा है, सिंगापुर गवर्नेंस पर, और भारत अपनी विशाल आईटी वर्कफोर्स को एआई के लिए तैयार करने पर। कोई तालमेल नहीं है। तो इस बिखराव को ठीक करने के लिए एक साझा ढांचे की जरूरत है। ये ढांचा मतलब कैसा होगा? इसे आप एआई के लिए एक ट्रैफिक रूल बुक बनाने जैसा समझ सकते हैं, ताकि हर देश अपनी अपनी लेन में सुरक्षित चले और कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो। इसके 4 मुख्य स्तंभ सुझाए गए हैं। पहला है भरोसेमंद डेटा, जो शायद भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मॉडल पर आधारित हो। दूसरा, एक मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, लोगों को एआई की ट्रेनिंग देना। और चौथा और सबसे जरूरी, इनोवेशन और जोखिम के बीच संतुलन बनाने वाले नियम। तो इस साझा रूल बुक को बनाने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? भारत को इस प्रयास का नेतृत्व करने के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति में देखा जा रहा है। इसका कारण है भारत का टेक्नोलीगल दृष्टिकोण। टेक्नोलीगल? जी, यानी तकनीक और कानून को मिलाकर ऐसे समाधान बनाना जो नए भी हों और सुरक्षित भी। समझ गया। तो भविष्य की एक बड़ी चुनौती यानी एआई से अब हम एक ऐसे मुद्दे पे आते हैं जो हमारी न्याय व्यवस्था की जड़ों से जुड़ा है। भारत में मृत्युदंड पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जी, मुख्य बात यह है कि 31 दिसंबर 2025 तक भारत की जेलों में 574 कैदी मौत की सजा का इंतजार कर रहे थे। 574? हाँ, और ये संख्या 2016 के बाद से 43.5% ज्यादा है। ये दिखाता है कि निचली अदालतें मौत की सजा सुनाने में कोई कमी नहीं कर रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहाँ एक तरफ निचली अदालतें ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा सुना रही हैं, वहीं ऊपरी अदालतों में कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल, और असली कहानी वहीं छिपी है। ऊपरी अदालतें यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा की पुष्टि करने में बहुत ज्यादा सावधानी बरत रही हैं। आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। क्या है आंकड़े? पिछले 1 दशक में हाई कोर्ट्स के पास जितने भी मौत की सजा के मामले आए, उनमें से सिर्फ 8.31% की ही उन्होंने पुष्टि की। सिर्फ 8%? जी, सोचिए, 100 में से सिर्फ 8, और 34% से ज्यादा मामलों में तो दोषियों को पूरी तरह बरी कर दिया गया। बरी कर दिया गया? तो इसका मतलब यह है कि हमारी न्यायिक प्रणाली के निचले स्तर पर इतने गंभीर मामलों में इतनी बड़ी गलतियां हो रही हैं कि ऊपरी अदालतें 90% से ज्यादा मामलों को खारिज या बदल रही हैं। ये तो पूरी न्याय व्यवस्था पर भरोसे का संकट पैदा करता है। आपने सही पकड़ा। ये सिर्फ जांच की खराब गुणवत्ता पर सवाल नहीं है, ये इस ओर भी इशारा करता है कि शायद निचली अदालतें कई बार सामाजिक दबाव में आकर या कठोर दिखने के लिए मौत की सजा सुना रही हैं, ये जानते हुए भी कि कानूनी तौर पर यह सजा शायद टिकेगी नहीं। और ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछले 3 सालों में एक भी मौत की सजा की पुष्टि नहीं की है, बल्कि कई कैदियों को बरी किया है। तो आज की हमारी चर्चा का सार क्या है? हमने तमिलनाडु की चुनावी योजनाओं से लेकर अमेरिका के पर्यावरण नियमों के वैश्विक टकराव तक और भारत की अपनी शासन प्रणाली में विशेषज्ञता को जगह देने की जरूरत को समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे यूएई के साथ साझेदारी जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहलें एआई जैसी भविष्य की तकनीकों से जुड़ रही हैं। और अंत में मृत्युदंड पर आंकड़े हमें दिखाते हैं कि नीति बनाने और उसे जमीन पर लागू करने के बीच कितनी बड़ी खाई हो सकती है। ये सब हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। भारतीय वैज्ञानिक सेवा का जो विचार है वो असल में एक सामान्यवादी सिस्टम में गहरी विशेषज्ञता को सही जगह देने के बारे में है। जैसे जैसे हमारी चुनौतियां, चाहे वो एआई हो, जलवायु परिवर्तन हो या अर्थव्यवस्था, और जटिल होती जा रही हैं, तो क्या हमें इस पर नहीं सोचना चाहिए कि विशेषज्ञता को शासन में शामिल करने का ये मॉडल सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित क्यों रहे? क्या हमारे प्रशासन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में बेहतर शासन की कुंजी इसी में छिपी हो सकती है?